प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। सी, जैसे बेटा अभी तक हमने मैक्सिमम जो बॉन्डिंग की चीजें थी उसका आंसर दे दिया। एक हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद तो काफी चीजों का आंसर हमें मिल गया था। येट अभी हमारे पास कुछ चीजें रह गई, जैसे कि मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चला कि कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों होता है या डायामैग्नेटिक क्यों होता है? नहीं पता चला। हमें मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में पता नहीं चला। एक ये लिमिटेशन अभी भी रह गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब एटम ज्वाइन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती हैं। ऑनलाइन वाले, एम आई ऑडिबल बेटा? पूछना भूल गया भाई। ओके, सो कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूं आपको कि होता क्या है कि जब दो चीजें जुड़ती हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस, इजंट इट? हाइड्रोजन में आग लग सकती है। एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर। ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जलती नहीं। तो हाइड्रोजन जल सकती है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है, इन दोनों का कंपाउंड बनता है, वाटर आग को बुझा देता है। अरे प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई। अब अकॉर्डिंग टू जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही थी, उसमें सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इतना ड्रास्टिक चेंज इन प्रॉपर्टीज आने का रीजन क्या होगा? क्योंकि अंदर की कोर तो वही रह गई, तो इतना ज्यादा चेंज इन प्रॉपर्टी क्यों आ जाती है? इस चीज को भी हमने एक्सप्लेन करना था। और फिर क्या सिर्फ आउटर शेल के ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में? क्या अंदर की शेल्स कभी बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट नहीं करती होंगी? और क्या बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास एटम्स की आइडेंटिटी फिर भी वैसी रहती है? क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रह जाता है, या उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वैसी, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैसे ही रह जाते हैं? इन सब चीजों का जवाब हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखो बेटा, ये हुंस एंड ये जो थ्योरी है ये हुंस ने दी हुई है, ठीक? अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिट बॉन्ड बनाने के समय एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड एज LCAO मेथड। LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो ये क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स combines by LCAO method. Now, what do you mean by LCAO method? It is linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals. कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो लीनियरली कंबाइन करते हैं, लीनियरली कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। atomic orbitals lose their identity. Atomic orbitals lose their identity after the formation of molecular orbitals. जो molecular orbitals है बेटा, वो बनने के बाद, यानी एटम्स आपस में कंबाइन किए, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गए और एक नए तरह के ऑर्बिटल बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सारे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बात? इसमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट शेल सारे आपस में कंबाइन करते हैं। नाउ इट इज नो लॉन्गर अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइट फ्रॉम द 1s every orbital will combine to form a new molecular orbital.
Now, number of molecular orbital forms, number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals join. Number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals joining. कितने atomic orbital join किए. जैसे फॉर योर एग्जाम्पलिफिकेशन अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो मैं H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं. किसकी? H2 की. अब H2 कैसे बना होगा, प्लीज थोड़ा इधर ध्यान देंगे. ठीक, कॉपी पेन छोड़िए, पहले समझ लीजिएगा. एक H यहां है और एक H यहां है. ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगा मैं H का, और यहां पे दूसरे H का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगा. अगर H की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s1 होती है, तो यहां पे ये 1s1 यहां था और इसका 1s1 यहां था. ठीक, अब जब ये बॉन्ड बनने लगा तो ये आपस में कंबाइन किए. कंबाइन करके कितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं? 2. तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए? 2. तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी. सी, दिस इज नॉट अ डिजाइन, माइंड इट, ये डिजाइन नहीं है. ठीक, ये एक आपके पास एनर्जी इस साइड को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है ऊपर को. तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बना जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे है, और जितनी नीचे ये होती है, ठीक, ये जो नीचे है यानी इनकी एनर्जी कम है, यानी ज्यादा स्टेबल होते होंगे. इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग एमोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जितनी एनर्जी इसकी कम हुई उतनी एनर्जी यहां पे बढ़ेगी. ठीक, और ये जो ऊपर बने इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी ज्यादा है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सी, हाइड्रोजन में SS कंबाइन किए तो S में कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पे आप क्या होगा? सिग्मा 1s. क्या होगा? सिग्मा 1s. और यहां क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s. एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से लिखते हैं, मतलब उसमें सिग्मा के ऊपर क्या लगा दिया? स्टार, एस्ट्रिस्क. समझ में आई? वो एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है. और जहां हमने स्टार नहीं लगाया वो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां ये समझो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, उससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने. तो ये जो बीच में बने हैं बेटा, ये वाले, ये बने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब ये बन गए तो इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई. अब ये नहीं बचे, ये जुड़ करके ये बन चुके हैं, ये नहीं बचे. जैसे रेड और हमने व्हाइट को रखा था, मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद क्या उसमें कोई रेड और व्हाइट अलग अलग रहेगा? वो ऑल टुगेदर एक नई आइडेंटिटी बन गई, दैट इज पिंक. सिमिलरली ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बन गया जिसको हमने बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक, एक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. 2 कंबाइन किए तो 2 बने, एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना. अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन molecular orbitals using same rules, that is Aufbau principle, Pauli's principle, Hund's रूल. बेटा जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल भरते थे वैसे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरेंगे. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? ध्यान दो इधर, एक यहां वाला, एक यहां वाला. कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं.
और अकॉर्डिंग टू वो प्रिंसिपल पहले वो दो कहां जाएंगे, लोअर एनर्जी में। लोअर एनर्जी ये है बेटा, यहां भरेंगे, पहले सिंगली फिल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, ठीक। और एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, वही रूल्स रहेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन होने थे, दोनों के दोनों मैंने यहां भर दिए। ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2। सिग्मा में चले गए इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 में। अब ये तो बचे नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए दो के दो। समझ में आई? यानी ये खत्म हो गए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। अब सिर्फ यही आइडेंटिटी रह गई है। और कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, एक इधर एक इधर, कितने भर गए, दो, यहां दो भर दिए। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन किए उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही फेड करने हैं जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते थे, पर अब ये नया सेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होनी चाहिए, सेम होना जरूरी नहीं है, लगभग सिमिलर होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं होगा ना यार कि एक 1s ज्वाइन कर रहा है दूसरा 5s ज्वाइन कर रहा है, एनर्जी का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत होगा चलेगा, थोड़ी बहुत एनर्जी ऊपर नीचे होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर और सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक। तो ये 4 पॉइंट समझ में आए आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन करते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन किए, कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ दे दिया, नया सेट ऑफ ऑर्बिटल दे दिया, जिसको क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, कैसे भरेंगे, जैसे हम पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते थे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म, यानी अब एक मॉलिक्यूल बन गया। तो प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर डिफरेंट होनी है, क्योंकि पुराने वाली कोई चीज रही नहीं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन दोनों चीजों के एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है यहां पर, दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर एक नई चीज बन गई हमारे पास जो कि पहले नहीं थी। समझ में आई बात? अब देखो, अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी उसमें हमने सिर्फ यह पढ़ा कि एटम एक पार्टिकल की तरह ले लेते थे, जबकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुम्हें बताया गया कि एटम्स आर वेव्स आल्सो, है ना। एटम जो है डुअल नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर रखते हैं। अभी तक किसी थ्योरी ने क्या वेव करैक्टर को एक्सप्लेन किया था? ये थ्योरी हमारे को वेव करैक्टर भी एक्सप्लेन करके देती है, कैसे और कैसे ये बॉन्डिंग बनते हैं, कैसे एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, कैसे इसकी एनर्जी कम होती, कैसे इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये ध्यान से समझना, कोई लिखेगा नहीं अभी सिर्फ समझेंगे, कोई नहीं लिखेगा। एज इट इज आप चाहे पीडीएफ मंगवा लेना, चाहे मेरे से टाइम ले लेना, बाद में लिखना, बिल्कुल समझना, बिल्कुल सारा ध्यान इधर, ठीक। नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा भाई। अब देखो ये क्या कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करने लगते हैं, ये थ्योरी कहती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करने लगते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के पास आएंगी। वो दो तरीके से आ सकती हैं, कैसे? मान लो ये एक एटम ए है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ए है और ये उसकी वेव है, ठीक। और आप अच्छे से जानते हैं इस वेव के एम्पलीट्यूड को अपन लोग क्या बोलते हैं, साई। मान लो ये साई ए है, किसी एक एटम ए था, ए के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन की ये वेव है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आ रहे हैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी ये वेव है। ऐसे ही कोई दूसरा जो इसका ज्वाइनिंग एटम है वो पास आया और उसकी वेव ऐसे पास आई इसके कि क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, मतलब क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड कर रहे होंगे। जब ये ज्वाइन करेंगे, जैसे उंगलियां मान लो ना, तो जब ये ज्वाइन करेंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, ठीक। और अगर ऐसे करके जब ये दो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आई, ये साई बी है, यानी बी इलेक्ट्रॉन की वेव है। ये दो वेव्स हैं, एक ए वेव एक बी वेव, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ए इलेक्ट्रॉन बी इलेक्ट्रॉन, ये पास आए, इनकी वेव्स पास आई। अगर ऐसे पास आएंगी जिसमें हम बोल रहे हैं क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर कोइंसाइडिंग,
crust and troughs are coinciding, इसको बोलते बेटा इन फेस वेव। क्या बोलते हैं? इन फेज वेव्स। तो अगर क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड कर रहे होते हैं और वेव आपस में पास पास आती हैं तो उसको बोलते हैं इन फेस वेव्स। क्या बोलते हैं? इन फेस वेव्स। बेटा कभी किसी तालाब के किनारे खड़े होंगे तो उसमें आपने कभी पत्थर भी फेंका होगा, रिपल्स बने होंगे, साथ ही में आपने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया होगा, रिपल्स बने होंगे। रिपल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते कि नहीं? तो वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। पार्टिकल कभी इंटरफेयर नहीं करते। क्या मैं इसके अंदर से गुजर सकता हूं? नहीं गुजर सकता। अगर मैं वेव होता तो मैं इसके अंदर से गुजर जाता, या मेरे अंदर से गुजर जाता। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक का इंटरफेरेंस। पार्टिकल कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, दो पार्टिकल कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर वेव होते तो वेव एक वेव के एरिया में दूसरे वेव आ सकती है। जैसे दो रिपल्स आप बनाते हो, आपस में कोइंसाइड करते हैं कि नहीं करते? तो एक के एरिया में दूसरी आ सकती है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो जब इनफेस वेव्स पास आती हैं प्यारे बच्चों, जब इनफेस वेव्स पास आती हैं तो उससे क्या होता है? जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होता है वेव का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। वेव का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बच्चों, ठीक। इसलिए इस तरह की इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसलिए बोला, यहां वेव कंस्ट्रक्ट हो गई, बड़ी हो गई, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक। तो जब कभी दो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं और वो इनफेस पास आती हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से अब ये जो वेव बनी, ये वेव साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताएगी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर की वेव है। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में थे, अब किसमें आ गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसके अंदर की वेव है और एक कंस्ट्रक्ट हो जाती है अगर वेव कैसे हो? इन फेस पास आए। उसकी वजह से जो वेव फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें एडिशन हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस, उससे वेव फंक्शन की एडिशन हो जाती है। मतलब क्या वेव फंक्शन के एडिशन का? यानी अब अगर मैं साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखूंगा तो वो होगा साई ए प्लस साई बी। वेव फंक्शंस की आपस में एडिशन हो जाती है, और जब वेव फंक्शन आपस में एड ऑन हो जाते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो कैसे होते हैं? जैसे मान लो हमारे पास S और S आपस में ज्वाइन किया। सी दिस इज S, ये इसकी लोब है, ये लोब का साइन है पॉजिटिव, ठीक। ये न्यूक्लियस नहीं है। बीच में ये प्लस है, ये दूसरा S है। ये दो S ऑर्बिटल्स पास पास आए, लीनियरली कंबाइन किए, ठीक है जी। और इन्होंने एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिया ऐसा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, और इसमें बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा। तो ये सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बन गया। तो जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव्स पास में आती हैं इन फेज, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वेव फंक्शन में एडिशन हो जाती है, और वेव फंक्शन के एडिशन की वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाया करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। जैसे एस और एस का बनाया, ऐसे मान लो ये भी तो हो सकता है कि ये पी था, ये इसकी पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब,
और यहां पे हमने फिर दूसरा पी सामने लाया, ये इसकी पॉजिटिव लोब, ये इसकी मान लो नेगेटिव लोब। सेम साइन की लोब्स कंबाइन किया करती बेटा, ऑपोजिट साइन की लोब्स कभी कंबाइन नहीं करती। तो यहां पे जब ये ओवरलैप किए होंगे, सो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में ओवरलैप कर गए होंगे बेटा जी। ठीक है, जहां ओवरलैप हो जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से हमारे पास इसका रिजल्टिंग ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। ठीक है जी, जिसमें यहां नेगेटिव वाली लोब्स ये रह गई, ये एक नेगेटिव लोब, ये दूसरी नेगेटिव लोब, और ये प्लस वाली लोब्स ये रहेगी जो आपस में कंबाइन कर गई। अब ये पी और पी कंबाइन किया, और कैसे कंबाइन किया? एंड टू एंड। तो कौन सा बना? सिग्मा 2, सिग्मा पी बोल लो, 2 क्या बोलना है, क्योंकि कोई भी पी कंबाइन कर सकता है ना भाई, 2 क्या 3 भी कर सकता है। तो दिस इज सिग्मा पी, ऊपर भी सिग्मा एस लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिग्मा एस ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, सिग्मा पी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ऐसे बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है पी, और ये दूसरा ऑर्बिटल है पी, और ये आपस में कंबाइन किए लीनियरली, ठीक, फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। सेम साइन की लोब्स आपस में क्या कर गई? कंबाइन कर गई, नेगेटिव नेगेटिव। अब उसकी वजह से आप देखो, यहां तो प्रोबेबिलिटी यहां है और यहां प्रोबेबिलिटी यहां, यही है ना भाई। तो इसको हम ऐसे बना देंगे, यहां पे ये और यहां पे ये पॉजिटिव वाली प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज वाला जो बीच में गैप है, और ये नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब यहां पे ध्यान दो, ये जो रीजन बीच में आया, यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो ये हो गया नोड। ये क्या हो गया? नोड। बेटा कई बारी पेपर में क्वेश्चन आता है कि पाई बॉन्ड में नोड कहां होती है। आपको समझ में आया? ये होती है मॉलिक्यूलर प्लेन में। कहां होती है? ये मॉलिक्यूलर प्लेन था ना भैया, ये मॉलिक्यूलर प्लेन था ना। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में एट मॉलिक्यूलर प्लेन यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहां मॉलिक्यूलर प्लेन में हमारे पास प्लेनर नोड पाई गई। तो पहली बात तो यह थी कि जब कभी भी एटम्स पास आते हैं, उनमें पड़े हुए एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ी हुई इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव्स अगर इन फेज पास आती हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिजल्टिंग वेव बढ़ जाती है, और उससे वेव फंक्शन में एडिशन हो जाता है, और उस एडिशन का रिजल्ट होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वेव तो आपके पास ये थी, ठीक है जी, ये मान लो ये हमारे पास क्या था? साई ऑफ ए, और दूसरी वेव जो थी वो इससे ऑपोजिट पास आई। आप देख रहे हो, क्रेस्ट की जगह ट्रफ आ गया, ट्रफ की जगह क्या आ गया? क्रेस्ट आ गया, ऑपोजिट हुई ना। तो ऐसे में अगर वेव्स ऑपोजिट पास आती हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज वेव्स। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज वेव्स। अगर वेव्स आउट ऑफ फेज पास आती हैं बच्चों, तो उसकी वजह से ये वेव का एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। बेटा वेव का एम्पलीट्यूड कभी जीरो नहीं हो जाएगा कैंसिल होके, मतलब वेव थोड़ी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक, शॉर्टर एम्पलीट्यूड वाली हो जाएगी, यानी इसका रिजल्टिंग वेव कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके लिए स्टार लगा देते भाई, उससे डिफरेंट है ना, इसलिए क्या लगा दिया? स्टार। अब इससे हुई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वेव एक दूसरे का करैक्टर खत्म कर रही है, उसको डिमिनिश कर रही है, वेव्स डिमिनिश हो रही हैं, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वेव छोटी हो गई, यानी वेव फंक्शन में सबट्रैक्शन हो जाती है। सो देयर इज सबट्रैक्शन इन वेव फंक्शन। इसकी वजह से वेव फंक्शन में क्या हो जाती है? सबट्रैक्शन
इन ऑफ वेव फंक्शंस, वेव फंक्शंस में सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो वेव फंक्शन की सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखोगे? साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी साई ए माइनस साई बी, और इसके रिजल्ट से जो ऑर्बिटल बनते हैं सब्ट्रैक्शन की वजह से, यानी जब वेव्स ऐसे आउट ऑफ फेस पास आती हैं, उसकी वजह से हमारे पास बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। ठीक देखो, हमारे पास ये S था बेटा, S को हम सिर्फ एक ही लोब देते हैं, पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव लोब नहीं दिया करते हैं। S में कोई नेगेटिव लोब नहीं लेते हैं। ठीक, बीच में सब्ट्रैक्शन है इसलिए माइनस है, और यहां पर प्लस है। अब बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। मैथमेटिकली प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये लोब अलग साइन की हो जाएगी, ये लोब अलग साइन की। तो क्या ये कंबाइन करेंगे? नहीं। जब भी ऑपोजिट साइन की लोब्स होती कभी कंबाइन नहीं करती। उससे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप कुछ ऐसी होती। ठीक, ये पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब, और ये बन गया हमारे पास सिग्मा स्टार एस, एंटी बॉन्डिंग एस। और इसमें ये जो रीजन बना आपका बीच में, ये जो रीजन बना यहां पे, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड। क्योंकि साइन ऑपोजिट हो गया था तो लोब्स कंबाइन नहीं करनी थी भाई, इस वजह से कंबाइन न करके इस तरह का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही है, दो नहीं है, ये एक ही है। ठीक, पर ये सिग्मा स्टार एस ऐसा दिखेगा हमारे को, ऐसे ही जैसे ये पाई कंबाइन किए थे। ठीक, हमने ऐसे कंबाइन करके दिखा दिया भाई, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, बीच में माइनस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगेन साइन ऑफ लोब्स अलग अलग हो जाएंगे, साइन ऑफ लोब अलग अलग हो जाएंगे तो कंबाइन नहीं करेंगे। उसकी रिजल्ट से ये बन जाएगा ऐसा और ये बन जाएगा ऐसा, यानी ये पॉजिटिव वाली लोब्स ये आ गई, ये एक पॉजिटिव लोब, और ये क्या हो गई अब? नेगेटिव। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस, ये प्लस। अब ये बन गया आपके पास सिग्मा स्टार पी। ये पी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की शेप है। किसकी? पी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप है। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, बीच में माइनस, ये पॉजिटिव लोब, ये माइनस। अब ऑब्वियसली मैथमेटिकली साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, साइन ऑपोजिट होंगे तो कंबाइन नहीं करेंगे, तो एक लोब हमारे को ये दिखाई देगी प्लस वाली इधर वाली, एक लोब ये दिखाई देगी माइनस वाली इधर वाली, ये इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये बनेगा बेटा आपके पास पाई स्टार पी, एंटी बॉन्डिंग पी। ये कैसा है? एंटी बॉन्डिंग पी का शेप है। दिस इज शेप ऑफ, ये जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं भाई, ये सिग्मा एस की शेप है, ये सिग्मा पी की शेप है, ये पाई पी की शेप है, पाई पी की शेप है। अब यहां पे सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग एस की शेप है, ये एंटी बॉन्डिंग पी की शेप है, ये एंटी बॉन्डिंग पाई, पाई वो सिग्मा की, ये पाई की शेप है। ऐसे डी की भी होगी, आगे करवाऊंगा मैं आपको शेप्स, ठीक, किससे कैसा कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। पर सबसे पहली बात, अभी इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइव कर रहा हूं, इधर बिल्कुल इधर कोई लिखना नहीं, कुछ समझना सिर्फ। मैंने बोला जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं और वो लीनियरली कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है जी, उनके अंदर पड़ी हुई इलेक्ट्रॉन वेव जब पास आती हैं वो दो तरीके से पास आ सकती है, दो पॉसिबिलिटीज होती है, उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी में वो आ सकती है। ठीक, या तो वो इन फेस पास आएंगी या वो आउट फेस पास आएंगी। अगर वो इन फेस पास आई तो उससे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और अगर वो आउट ऑफ फेस पास आई तो उससे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव फंक्शन में एडिशन होगी,
और वेव फंक्शन के एडिशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई उससे वेव फंक्शन की सबट्रैक्शन होगी, और वेव फंक्शन की सबट्रैक्शन से जो ऑर्बिटल बनते हैं उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती है, बॉन्डिंग टाइप, एंटी बॉन्डिंग टाइप, क्योंकि दोनों तरह इलेक्ट्रॉन वेव्स आने की पॉसिबिलिटी 50-50% है ना भाई। तो जितने आपके पास क्या बनेंगे बॉन्डिंग, उतने ही क्या बन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। प्रोबेबिलिटीज है, जैसे आप प्रोबेबिलिटी बनाते हैं ना 1s 2s, अब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ऐसे करके प्रोबेबिलिटीज आ गई। ठीक, पर सर आपने बोला बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? बेटा एक बात बताओ, क्या साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है? साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, आप जानते किसकी सिग्निफिकेंस होती है? साई स्क्वायर। तो क्यों ना इन दोनों का स्क्वायर किया जाए, हमें तो यही देखना है ना भाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या बना भाई, साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। बेटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता था बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता था? इसका मतलब तो ये हुआ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को सम कर दो तो भी इतने अमाउंट से ज्यादा हो गई। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी के सम से ज्यादा है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली पाए जाते हैं। इजीली तो तभी पाए जा सकते हैं अगर वो ज्यादा स्टेबल हो, और ज्यादा स्टेबल कब होते हैं? जब एनर्जी कम हो। तो यहां से प्रूव होता है कि, यहां से क्या प्रूव होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, bonding molecular orbital is more than the sum of atomic orbitals. Therefore bonding molecular orbital should have lower energies। यहां से समझ में आता है कि डेफिनेटली उसकी एनर्जी क्या होती होगी? लोअर होती होगी भाई, कम होती होगी यार। समझ में आया? अब यहां लगा लेते इसी को, है ना जी। अब हमें अच्छे से पता है कि हमें इसका भी स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर should be psi a minus psi b का whole square. What is the formula to that? Psi a का square plus psi b का square minus. So can I write it like psi star का square psi a का square plus psi b का square minus 2 psi a psi b। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटीज का सम कर दो, इतने अमाउंट से क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज लेस। वो लेस कब हो सकती? जब वो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल यानी लेस स्टेबल हो। लेस स्टेबल मतलब हाई एनर्जी हो। तो यहां से समझ में आ जाता है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electrons in
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज लेस, देयरफॉर दे हैव मोर एनर्जी, इसीलिए उनकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम दिख रही है, तो इसका मतलब वो स्टेबल कम है, स्टेबल कम है तो एनर्जी ज्यादा है। तो अब इस थ्योरी को अपन पूरा रिपीट करते हैं और पूरा समझने की कोशिश करते हैं, फिर तुम्हारे से डाउट पूछेंगे अपन, ठीक? अभी भी नहीं पूछेंगे, अभी एक दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के, मतलब इसको पूरी तरह पैक करके फिर तुम्हारे से डाउट पूछूंगा मैं कि भाई अब बताओ मेरे को कोई डाउट रहता है तो। देखो बेटा, ये थ्योरी क्या कहती है हमें, ये थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते कंबाइनिंग एलिमेंट्स के, दे कंबाइन बाय LCAO मेथड। किससे कंबाइन करते हैं? LCAO मेथड इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल देंगे जिसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, वो ऑल टुगेदर एक नया बन गया जिसको हमने क्या बोल दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया, ठीक? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, 2 कंबाइन किए 2 बनेंगे, 4 कंबाइन करेंगे 4 बनेंगे, 10 कंबाइन करेंगे 10 बनेंगे भाई, ठीक? उसमें से हाफ कौन से बनेंगे? बॉन्डिंग, और हाफ कैसे बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि चांसेस तो दोनों के बराबर है, ठीक? फिर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सेम तरीके से भरेंगे जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरते थे, वही वाले रूल्स हम लगाएंगे कि सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में डालेंगे, एक ऑर्बिटल में एक से ज्यादा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, और अगर सेम एनर्जी वाले हुए पहले सिंगली फिल करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। कहता है कि ऐसे में एटॉमिक ऑर्बिटल जब पास आते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते तो उनके बीच में पड़ी हुई इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं। इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती तो 2 तरीके से पास आ सकती हैं, वेदर दे कैन कम क्लोज इन फेस, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर कोइंसाइडिंग, और वेदर दे कैन कम आउट ऑफ फेस, दैट इज क्रस्ट एंड ट्रफ आर नॉन कोइंसाइडिंग। समझ में आई बात? तो उसको इन फेस, इसको आउट ऑफ फेस बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स इन फेस पास आई तो उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वेव स्ट्रेंथन हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वेव फंक्शन में क्या हो गई? एडिशन हो जाएगी। वेव फंक्शन में एडिशन से क्या बनेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज एटॉमिक ऑर्बिटल के सम से ज्यादा पाई गई। इसका मतलब बॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ज्यादा स्टेबल होंगे तो उसकी एनर्जी कम होती होगी। और वहीं पर अगर हमारे पास ये वेव्स आउट ऑफ फेस पास आती हैं तो उसमें आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। उससे वेव फंक्शन में क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है, और उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बॉन्डिंग की जगह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी के सम से कम होती है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी इज लेस, so they must be less stable than that of atomic orbital, so their energy must be more than that of atomic orbital। इसलिए बॉन्डिंग हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से नीचे बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ऊपर बनाएंगे। समझ में आई? और इस तरह की शेप्स बनेंगी हमारे पास, ये सिग्मा एस की, ये सिग्मा पी की, ये सिग्मा पाई पी की, ये एंटी बॉन्डिंग की, ठीक? इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज बनेंगी जिसको हम अपने एटम के अंदर देख के चलते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर देख के चलते हैं। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड अपने 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एक हाइड्रोजन मैंने बना के दिखाया था, ठीक है? अब मैं आपको पहले हाइड्रोजन की तीनों स्पीशीज बना के दिखाऊंगा, फिर हीलियम की, फिर अपन जब डाउट पूछने पे आएंगे तो भी पूछेंगे, अभी जरूरत नहीं है डाउट की। देखो बच्चे, हम यहां पे 3 स्पीशीज के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं। पहला H2 का बनाया मैंने, दूसरा मान लो H21 पॉजिटिव का बनाना है मुझे। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो हमें पता चल जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक? वो कैसे पता चलेगा आगे बता दूंगा। H21 नेगेटिव, ये 3 स्पीशीज के मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं। तो मैंने पहले H2 लिया, H2 के लिए 2 H कंबाइन कर रहे होंगे,
एक H में यहां लिख लेता हूं इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है जी, और एक H में यहां लिख लेता हूं उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटे H के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, H में क्या कॉन्फ़िगरेशन, 1s1, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। मान लो ये 1s था और यहां पे ये 1s था, ये दो दो अलग हाइड्रोजन के 1s थे भाई, ठीक। नाउ अब ये आपस में किए कंबाइन किए और कंबाइन करके इन्होंने नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाया जिनकी एनर्जी बॉन्डिंग से, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। यहां मैं 2 ऑर्बिटल रख देता हूं, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, जैसे मर्जी बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ डिजाइन, ओके। आप ये मत सोचिए कि डिजाइन बना रहे सर, ये एक पूरा कंसेप्ट है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं। यहां पे बन गया हमारे पास सिग्मा, क्या बन गया, ये 2 ज्वाइन किए, ये बन गया सिग्मा 1s, ठीक, बॉन्डिंग, और ये बन गया सिग्मा स्टार 1s, क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग। ये 2 ऑर्बिटल्स बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बीच में जो हम बना रहे हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2 भरने, तो हम 2 भर देते हैं, 1 2 भर गए जी, भर गए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब यहां पे कुछ और चीजें, नंबर पहली चीज हमारे पास क्या रहेगी कि यहां पे हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों, हाउ डू वी कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा पहले तो ये समझो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बेटा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 स्पीशीज, 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इट इज एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा, बोलो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए यहां पर, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने आए, 0, डिवाइडेड बाय, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना भैया, 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड रहे होंगे, 1 बॉन्ड रहा होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड रहे होंगे, 1 बॉन्ड रहा होगा। अब बेटे अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कंडीशन में होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होते हैं। अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, substance is डायामैग्नेटिक। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक, तो सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। सर ये तो बता दो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। बेटा डायमैग्नेटिक विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरामैग्नेटिक विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड, पेयर्ड, तो ये सब्सटेंस कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, सो दिस विल बी डायामैग्नेटिक। गदो यहां पे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होंगे तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। गॉट इट और नॉट। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना। अब हम डिस्कस करेंगे H21 पॉजिटिव का। H21 पॉजिटिव में ऑब्वियस सी बात है, एक साइड H जुड़ता होगा एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी साइड H1 पॉजिटिव होता होगा, तभी तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। एक साइड H, दूसरी साइड H1 पॉजिटिव। अब यहां पे ये H की 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट, और H पॉजिटिव में 1s0, क्या कुछ रहा, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी कोई ले गया, तो कुछ बचा क्या, सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या किए, कंबाइन किए। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए होंगे तो इसका यहां पे बन गया होगा
सिग्मा 1s, और यहां क्या बना होगा, सिग्मा स्टार 1s। गॉट इट और नॉट? अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने दोस्तों, एक ही तो भरना है, तो एक यहां भर दिया हमने। क्लियर? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, सिग्मा 1s 1, सिग्मा 1s 1। गॉट इट और नॉट? अब देखो बच्चे, इस केस में अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हैं, 1। एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 1/0.5। ठीक सर, 0.5 का मतलब इसमें आधा बॉन्ड है। यस, आधा बॉन्ड का मतलब इसमें सिर्फ अट्रैक्शंस हैं। ठीक, इसमें सिर्फ अट्रैक्शंस है। किस तरह से? देखो बेटा, जब हमारे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाए ना, उसका दो मतलब होते हैं। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो उसके दो मतलब होते हैं। नंबर 1, यहां तो गिवन स्पीशीज आयन है, आयन के फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर आयन का फ्रैक्शनल होगा, बट जो फ्रैक्शनल है वो आयन होगा ही, और या उसमें रिजोनेंस होगी। दो चीजें होती है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के सिर्फ दो ही मतलब है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के कितने मतलब हैं, दो ही मतलब हैं, कि ईदर स्पीशीज इज एन आयन और देयर इज अ रिजोनेंस। दिस हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ऑब्वियसली द स्पीशीज इज आयन। यहां रिजोनेंस नहीं, यहां आयन है। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है जो रिजोनेंस होते हैं, उन रिजोनेंस वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में आता है, वो आगे करेंगे जब रिजोनेंस करवाएंगे आपको। क्लियर? अब एक फटाफट से बता दो कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहना चाहिए। तो ये पैरामैग्नेटिक होता होगा भाई, पैरामैग्नेटिक होता होगा भाई, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है जी? अब आप मेरे साथ बनाएंगे H21 नेगेटिव का, बनाएंगे भाई, है ना? इधर ध्यान देंगे, सिर्फ H21 नेगेटिव का बनाना है। तो इसका मतलब इस साइड क्या लिखूंगा, H का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दूसरी चीज जो कंबाइन कर रही है वो क्या है, H नेगेटिव कर रही होगी भाई। ठीक, जो H है उसमें क्या होता होगा, 1s1, और जो H नेगेटिव है उसमें क्या होता होगा भाई, उसमें होता होगा 1s2। ठीक है जी? अब हम क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, दो जुड़े, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, दो ही बने। एक बना सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने भरने हमारे को, 3। कैसे भरेंगे, 1 2 3। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा मैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर? अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूंगा, क्या आएगा, 2 - 1/2। 1/2 आया, 0.5 आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। क्लियर? अब एक बात समझना कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। भाई जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए, और जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। सिंगल बॉन्ड लंबा, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और भी, है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, पर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ कम। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इन 3 स्पीशीज में मुझे बोल दिया, खाल में रह गए, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, समझ में आ गई, दोबारा बोलूंगा नहीं। अब नाउ यहां ध्यान देंगे, हमारे पास H2 H21 पॉजिटिव, H21 नेगेटिव। अपने को इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाना है। किसका बॉन्ड ऑर्डर, बोलो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, H2 इज मोर, H21 पॉजिटिव इज इक्वल टू H21 नेगेटिव बराबर। लेकिन बेटा बॉन्ड एनर्जी कभी बराबर नहीं होती दोस्त।
बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो सकता है पर बॉन्ड एनर्जी कभी बराबर नहीं होती। क्यों बेटा? बॉन्ड एनर्जी तो इस बात पे डिपेंड करेगी ना, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने कितना पकड़ के रखा है। ठीक, अब यहां पे ये तो पक्का है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अगर भैया दो बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा ही चाहिए ना। एक बॉन्ड के मुकाबले दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि नहीं? तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तब तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही है। पर अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तो हम ये देखेंगे किसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और न्यूक्लियस ज्यादा पकड़ के रखेगा। तो भैया बॉन्ड एनर्जी H2 की ज्यादा, फिर H21 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन H21 नेगेटिव। क्यों? यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा। तो सर इसका ज्यादा क्यों? यार इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही 1 था, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही 0.5 था, कम बॉन्ड ऑर्डर था ना, तो इसके मुकाबले तो कम होनी है, लेकिन इसके मुकाबले क्या हो जानी है? ज्यादा, जबकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इक्वल। क्लियर? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी से उल्टा कर देना, बॉन्ड एनर्जी से उल्टा, यानी H2 is less than H21 positive which is less than H21 negative। ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया बेटे? पता चला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे करते होंगे। थोड़ा सा एक चीज और करते, अभी रुक जा बेटा, पूरे डाउट्स लूंगा तुम्हारे, ऐसे कभी नहीं जाऊंगा, विदाउट डाउट्स के नहीं जाऊंगा बेटा। ठीक, एक एक डाउट क्लियर करके ही जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं। ठीक, देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई? वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। +1 में तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया, बोला जी He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? बोला चलो देखते हैं। तो इधर मैंने हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल एक का बना लिया और इधर हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का बना लिया। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2, इधर भी 1s2, यहां पे बना दिया भैया 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इधर भी बना दिया 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसका क्या बना आपस में भाई? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए? तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा? ठीक, यहां पे अपने पास आ गया सिग्मा 1s, यहां पे आ गया सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन भरने दोस्तों? 4। कैसे भरूंगा मैं? 1 2 3 4। क्लियर जी? नाउ कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर प्लीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब देयर इज नो बॉन्ड। तो शुड He2 एग्जिस्ट? इट विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0। सर मेरे को ना एक बात ही नहीं समझ में आ रही, आपने जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हो ना यार, वो कुछ हजम नहीं हो रहा। 0.5 इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, वो सिर्फ मेयर, जब दो चीजें अट्रैक्ट करती हैं उनमें बॉन्ड बनता है। अगर एक प्रॉपर बॉन्ड बन गया ओके, एक थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन बनी लेकिन प्रॉपर बॉन्ड नहीं बढ़ा, तो हम उसको फुल बॉन्ड तो नहीं बोलेंगे, पर वो एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अब तो बन भी क्या गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पुरानी चीजें तो खत्म, अब एक मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा। अब वो नहीं रह गया भैया 1s, अब सिग्मा 1s रह गया है। अब मॉलिक्यूल पूरा का पूरा बना हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक, ये हमने बनाया He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। पर थोड़ा सा मैं इससे आगे जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी सिर्फ यही बनाया। मान लो जनाब अपने को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। किसका? ऑक्सीजन का। प्लीज, मैंने बोला अभी लिखना नहीं ना, आराम से तसल्ली से। समझ में आ रहा है ना? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, और मैं सारा का सारा रिवाइज भी कर दूंगा, डोंट वरी। एक एक चीज तुम्हें पानी की तरह क्लियर करके जाऊंगा, ऐसे नहीं हो दोस्त। ठीक, देखो बेटा, अब हम बना रहे हैं O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। O2 ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है,
बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, इसकी स्पीशीज कैसी है, ठीक, वो सारा कुछ अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो हम इधर ऑक्सीजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे दोस्तों, और इधर ऑक्सीजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे। ठीक, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े, और बीच में क्या लिखूंगा, O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बोलो जरा, फटाफट बोलो। क्या ये है 1s2, 2s2, 2p4, क्या यही होती है? ओके, तो मैं यही बनाऊंगा। आपने बोला, मैं टाल नहीं सकता। ये 1s हो गया भाई, 2s की एनर्जी इससे ज्यादा होगी कि नहीं? ये 2s हो गया। 2p की एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी कि नहीं? ये 2p हो गया। ये एक ऑक्सीजन के हो गए। दूसरे ऑक्सीजन के यहां बना रहे बिल्कुल इसके सामने, ये 1s, ये 2s, 2p। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी था जी। और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, डन टनाडन। अब मान लो जी हमने तो बनाने थे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब ये कंबाइन किए होंगे तो यहां क्या बना होगा? सिग्मा 1s, और यहां क्या बना होगा? सिग्मा स्टार 1s। बोलो सही ना? ऐसे जब ये कंबाइन किए होंगे तो क्या बना होगा? सिग्मा 2s, और ये क्या बना होगा? सिग्मा स्टार 2s। बेटा माइंड इट, दिस इज नॉट अ डिजाइन प्लीज। ठीक, आपको ये नीचे बनाना है, ऊपर ही बनाना है, बराबर नहीं बना देना। ठीक, कई लोग यही बना देते हैं। और दूसरी बात, ये ऊपर से नहीं शुरू करना है, नीचे से शुरू करना है। एनर्जी का ऑर्डर है ये, पापे का राज नहीं है जहां मर्जी बना दो। मैं बहुतों को देखता हूं, कई लोग ये नीचे बनाते फिर ये ऊपर। अरे लड्डू, ये एनर्जी का ऑर्डर है, नीचे वाली एनर्जी नीचे रहनी चाहिए, ऊपर वाली ऊपर रहनी चाहिए। अब पी में 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, क्या तीनों ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? क्या बेटा एक के ऊपर दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनता है? 1s का बन गया सिग्मा बॉन्ड, अलग हो गया। 2s का बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब पी में 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, सिग्मा सिर्फ एक ही बनता है, तो एक सिग्मा बाकी 2 पाई, है ना? अब सिग्मा और पाई में से स्टेबल बॉन्ड कौन सा? तो ज्यादा कम एनर्जी किसकी? तो बेटा ये इसके जो ऑर्बिटल यहां पे बने होंगे उसमें नीचे आएगा एक सिग्मा 2p, और सिग्मा कौन बनाएगा? Z वाला, क्योंकि Z को हम क्या मानते हैं? एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री। Z वाला हम मानेंगे सिग्मा बनाएगा, तो XY वाले क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। तो उनकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो कम स्टेबल होते ना भाई। ये दो हमारे पास हो गए, एक हो गया पाई 2px, और दूसरा हो गया पाई 2py, पाई 2py। क्लियर? अगर सिग्मा की एनर्जी कम ज्यादा हुई है, तो जब सिग्मा स्टार बनेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी भी तो उतनी ज्यादा। इंटरेक्शन तो वही है, रिपल्सिव इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। तो जितनी इसकी एनर्जी कम हुई उतनी तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज तो एनर्जी का गड़बड़ हो जाएगा। एनर्जी तो उतनी रहनी चाहिए ना भाई। तो इसका मतलब इसमें जैसे यहां पे पाई जो 2 थे, उनकी एनर्जी का डिक्रीज कम हुआ था, तो पाई स्टार का इंक्रीज भी कम होगा, पाई स्टार वाई। और जो सिग्मा स्टार है, अगर सिग्मा की एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हुई थी तो सिग्मा स्टार की एनर्जी इंक्रीज भी ज्यादा होगी भाई। समझे? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए हमारे पास। S का 1s का सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s का सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, P का सिग्मा 2pz, पाई 2px,
इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और ऊपर सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने दोस्तों? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 हियर 8 हियर, कितने? 16। ये तो खत्म हो गई ना बात बनने के बाद, अब तो यही रह गए, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने। कैसे भरना शुरू करोगे? यहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ध्यान देना, 11 12 13 14, एक एक करके भरेंगे ना पहले। कौन सा रूल? होन्स रूल। कौन सा रूल? अब 12 हो गए, कितने भरने हमारे को? रादर 14 हो गए, कितने भरने हैं? 16। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 हो गए, 16 की 16। ठीक, अब इसकी O2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी फिर हमने? यहां से शुरू हो गया अपन लोग, बोला जी सिग्मा 1s में 2 थे, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 थे, फिर सिग्मा 2s में 2 थे, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 थे, उसके बाद सिग्मा 2pz में 2 थे, पाई 2px जिसकी की एनर्जी किसके बराबर थी? पाई 2py, दोनों में 2 2 थे, उसके ऊपर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसमें भी एक, इसमें भी एक। बोलो समझ में आई? तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, देश की इंक बहुत बर्बाद हो गई। ठीक, तो अपन क्या करेंगे? 1s को नहीं लिखते यार, देश की इंक बचाते हैं, इसकी जगह लिख देते के स्टार, के इज फर्स्ट है। तो इसको नहीं लिखना चाहते हो तो सीधे लिख दो के स्टार, समझ में आ गया? भर गए, फर्स्ट एस भर गया। सर सेकंड की जगह ये नहीं नहीं नहीं, एल कब लिखेंगे? जब पूरा 2 भर गया होता, 2p भी नहीं लिखना होता। आप 2 भी नहीं लिख, आप सोडियम का बनाना चाहते हो और सोडियम का 3s वाला बनाना चाहते हो तो नीचे लिख दो के स्टार, एल स्टार, फिर 3s से शुरू कर देना। ये शॉर्टकट हो गया देश की इंक बचाने का तरीका। समझ में आई बात? अगर मान लो पोटाशियम का बनाना है तो उसमें 4th शेल भरनी है ना, तो के स्टार, एल स्टार, एम स्टार, और फिर 4s, सिग्मा 4s, सिग्मा स्टार 4s, इलेक्ट्रॉन भर दो। बोलो क्लियर? समझ में आई मेरी बात? अब फटाफट से इसका जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते यार, फटाफट से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते। बोलो निकालो यार, निकालो निकालो फटाफट, शाबाश। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6, 10 - 6/2 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। पूरा करके बता देता हूं भाई, 4/2 2। इसका मतलब ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते कि नहीं? क्लियर? अगली बात, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अनपेड इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बोलते हैं कि आपने मैग्नेट को एक लिक्विड ऑक्सीजन के जार में डिप किया एंड लिक्विड ऑक्सीजन क्लंग्स टू द मैग्नेट, व्हाई? बिकॉज इट इज पैरामैग्नेटिक। इसी तरह नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक होती है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक, अगर उसमें क्लिंग उसमें डालोगे तो नाइट्रोजन मैग्नेट से चिपकेगी नहीं, क्योंकि वो क्या होगी? डायामैग्नेटिक। जो चीज पैरामैग्नेटिक होगी वो क्लिंग कर जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ऑक्सीजन का समझ में आया। मान लो कल को मेरे को O2 पॉजिटिव का बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यार? सोचो सोचो क्या करूंगा मैं? एक साइड में ऑक्सीजन लूंगा, एक साइड ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव लूंगा, यानी एक साइड का इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा,
यहां एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहां पे भी एक कम होगा। अरे समझे? कल को मान लो मेरे को O21 नेगेटिव का बनाना है, O21 नेगेटिव का मतलब एक साइड O, एक साइड O नेगेटिव, एक साइड O, एक साइड O नेगेटिव, गॉट इट? तो O नेगेटिव, तो फिर O नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा होगा, तो यहां एक एक्स्ट्रा, तो यहां पे भी एक, दोनों साइड एक्स्ट्रा मत कर देना, वो O2 नेगेटिव बन जाएगा। अगर O2 नेगेटिव बनाना तो यहां पे भी O नेगेटिव, यहां पे भी O नेगेटिव, एक यहां पे भी ज्यादा, एक यहां पे भी ज्यादा। पर अगर O21 नेगेटिव बनाना है, अगर O21 नेगेटिव बनाना है तो एक साइड O, एक साइड O नेगेटिव। O21 पॉजिटिव बनाना है, एक साइड O, एक साइड O1 पॉजिटिव। बोलो यहां तक समझ में आया? खत्म नहीं हुआ अभी, एक लास्ट बात, उसके बाद तुम्हारे डाउट पूछूंगा, ठीक? लास्ट बात, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने बनाया, ये आप ऑक्सीजन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन के लिए भी ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना भाई? नियोन के लिए भी ऐसा ही बनेगा, और नियोन का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि नियोन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा ही O21 पॉजिटिव का बनेगा, O21 नेगेटिव का बनेगा, O22 नेगेटिव का बनेगा, F2 की स्पीशीज का, सब ऐसे ही बनेंगे। पर अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। तो 1 मिनट के लिए और दे दो बस। बहुत, मेरे को पता है बहुत हिम्मत रखी तुम लोगों ने, ठीक? कोई मानी रखे रखो, उम्मीद करता हूं अभी तक वैसे भी 90% सारा कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटे छोटे डाउट्स रह जाते इसमें जो बता के होंगे, ठीक? पर पहले लेट मी कंप्लीट दिस, नहीं तो थ्योरी बीच में रह जाएगी। N2, चलो बेटा अब N2 बनाएंगे मेरे साथ, प्लीज इधर ध्यान देना सारे बच्चे। N2 के लिए क्या लिखोगे भाई? इधर एक N का, एक N के अश्विनी ओरी सर यहां पे, दूसरे N के ओरी सर यहां पे, है ना जी? और नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है जी? अब नाइट्रोजन में क्या कॉन्फ़िगरेशन है यार, बोलो फटाफट से। 1s2 2s2 2p3, बोलो समझ में आई? कोई दिक्कत? ओके, तो यहां बनाते हैं जी 1s, यहां बना देते हैं 2s, और यहां बना देते हैं, नहीं थोड़ी ज्यादा नीचे हो गया यार, ठीक है जी? अब ऐसा कर लेते यार, इसी को कॉपी कर लेते यार, है ना? वो नहीं है, ऐसी गंदी गंदी बात नहीं होनी चाहिए, कॉपी करने में तो मास्टर हम लोग, क्यों जी? ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, बात यह है कि ये आपका 1s था, ये आपका 2s रहा होगा, ये आपका 2p रहा होगा, 2p 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 1 2 1 2 3, बोलो क्लियर? यहां कितने थे? 1 2 1 2 1 2 3। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें जब ये आपस में ज्वाइन करेंगे क्या बनेगा भाई? क्या बना रहे हो यहां पर? सिग्मा 1s। तो यहां क्या बना रहे हो? देखो आ गया ना सब कुछ। यहां क्या बना रहे हो? सिग्मा 2s। यहां क्या बनाओगे? क्या बात है। अब थोड़ा यहां ध्यान देंगे, यहां से ऑनवर्ड थोड़ी सी गुगली है। देखो बेटे, अगर मैं ऑक्सीजन का बनाता था तो सिग्मा वाला नीचे था, ये ऊपर था। रीजन पता है? सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो उसकी एनर्जी कम होगी। बेटा क्या था कि इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस था ना, वो लार्ज था। किसके बीच में? 2p और 2s में। क्यों? यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थी ना बेटा, तो इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई होगी। इसलिए जैसे इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर गया और इसका बॉन्डिंग नीचे आया, तो आपस में इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई। एक सेकंड के लिए थोड़ा नाइट्रोजन पर नजर इनायत करें।
नाइट्रोजन में इसमें और इसमें एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल है, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा, इसका सिग्मा स्टार ऊपर गया, इसका 2pz सिग्मा नीचे आना चाहिए था, नीचे बैठा था भाई, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम था, पास आए रिपेल हो गया, पास आए रिपेल हो गया, तो सिग्मा वाला रिपेल हो गया यार यहां से। ये जो सिग्मा वाला आ रहा था ना, यहां पे डिफरेंस रह गया एनर्जी का, तो ये रह गया। लेकिन नाइट्रोजन में ये पास होने से ये बहुत पास आए, इसको रिपेल कर दिया, और रिपेल करने से ये वाला ऑर्बिटल जो है, ये वाला, ठीक है जी, कौन से वाला, ये वाला, ये ऊपर जंप कर जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू। तो इस वजह से अगर नाइट्रोजन की बात करोगे, नाइट्रोजन में नीचे क्या रह जाएगा भाई, नीचे पाई आ जाएगा, होना क्या चाहिए था सिग्मा, लेकिन नीचे कौन आ गया, पाई 2p x, पाई 2p y, और ऊपर कौन रह गया, सिग्मा 2p z, ये ऊपर चला गया ड्यू टू रिपल्शन। आना इसने नीचे था, पर जैसे नीचे पहुंचा, नीचे वाले ने ठुड्डा मारा, चले ऊपर, रिपल्शन की वजह से। बोलो क्लियर। पर एक बात बताओ, यहां तो रिपल्शन हुई, ऊपर काय की रिपल्शन है, ऊपर है कोई रिपल्शन, तो जैसे वैसे रहेंगे भाई। ये तो नीचे वाले की इसको रिपल्शन मिली ना, तब ये ऊपर गया ना भाई, समझे। अगर यहां रिपल्शन ही नहीं है तो ऊपर जाएगा क्यों, तो ऊपर वाला सेम रहा, ऊपर वाले में चेंज नहीं आया, चेंज सिर्फ इधर आया, चेंज सिर्फ इधर आया। प्लीज ऊपर वाला एज इट इज बनाएंगे जैसे ऑक्सीजन में बनाया था, यानी नीचे क्या बनाएंगे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ऊपर क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार 2pz। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आया बेटा जी, सिर्फ नीचे रिपल्शन की वजह से ये सिग्मा नीचे आना चाहिए था, रिपल्शन की वजह से ऊपर चला गया। इस फिनोमिना को लोग बोल देते हैं एसपी मिक्सिंग। क्या बोल देते हैं, कि यहां पे एस और पी की मिक्सिंग हो गई थी, एस और पी पास पास आ गए थे, उसमें मिक्सिंग हो रही थी, उस मिक्सिंग के चलते रिपल्शन से ऊपर चला गया, कौन सा, सिग्मा। सिर्फ एक ही को रिपल्शन मिली है, बाकी तो इतना दूर है कि चलो चल पड़ा कार्यक्रम, सिर्फ इतना सा फर्क आया यहां तक, बाकी कहीं नहीं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, फटाफट बोलो। 7 1 के 7 1 के 14, तो 14 के भरते भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिनिश, फिनिश। अब फटाफट से N2 की कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, के स्टार 2 भी लगा देते भाई, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, ठीक है जी, ताकि पता चल जाए। ये अब लिखना नहीं, अब यहां से आ जाओ, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, उसके आगे पाई 2px में, पाई 2py में 2, क्लियर जी। उसके बाद सिग्मा 2pz में 2, कुछ ऊपर भी है क्या, खत्म, फिनिश। अब फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर बता दो इसका, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो कितने, 2 2 4 2 6 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग बोलो 2 और 2 4, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, अरे 3। तो नाइट्रोजन में बॉन्ड बोलो कितने होते हैं, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, पेयर्ड है सारे के सारे, तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। बोलो बच्चे, समझ में आया। ये एसपी मिक्सिंग किस किस में होगी, नाइट्रोजन से नीचे वालों में, यानी किसमें, बोरोन में, यानी किसमें, कार्बन में, यानी किसमें, नाइट्रोजन में, यानी किसमें, नाइट्रोजन 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 1 नेगेटिव, नाइट्रोजन 2 नेगेटिव, इन सब में। क्लियर, समझ में आई, क्लियर हुआ। एक मस्त बात खत्म, उसके बाद
C2 को ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? C2। बेटा C2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं यार अपने को? C2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? C2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 1 में, 6 1 में 12 इसी में भरने हैं ना। तो इसको सोच के भर दें, लिखो K स्क्वायर, K स्टार में भी 2, उसके बाद सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में 2, कितने हो गए भाई? 8। उसके बाद पाई 2px में और पाई 2py में 2 और 2 खत्म, 12। मजे की बात, यहां सिग्मा सिग्मा स्टार वो तो खत्म ही है, इसमें सिर्फ क्या है? पाई बॉन्ड। तो हमने एक स्पीशीज पढ़ी थी, हमने बोला कि कभी भी क्या होता है, अकेला पाई नहीं बनता। यहां पे नेट में हम जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह बता रहे थे, तुम तो वैलेंस शेल के बॉन्ड बता रहे थे। यहां वैलेंस शेल में सिर्फ क्या बना? पाई बॉन्ड, सिग्मा है ही नहीं। मस्त बात नहीं, खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चे। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वैलेंस बॉन्ड का ही बताते थे ना बेटा। जो सिग्मा पाई बनाते थे, किसके बनाते थे? वैलेंस शेल के। तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ है ही क्या पुत्र? पाई, सिग्मा है ही नहीं। इंटरेस्टिंग। यानी C2 इज द मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा नहीं होता। क्या होता है? पाई होता है। सिग्मा अंदर तो होते हैं पर वैलेंस शेल में सिर्फ पाई, जबकि हम बोलते पाई बिना सिग्मा के बनता ही नहीं। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे ना करे, इट इज अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। एग्जिस्ट करे ना करे दैट इज अनदर इशू, पर यहां से प्रूव होता है कि इसमें सिर्फ क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा होते ही नहीं। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलती थी। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड सिर्फ कौन से है? पाई, सिग्मा है ही नहीं। गॉट इट? समझ में आई? अंदर वाले सिग्मा होते रहे, वो तो सभी जगह है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अगर सिग्मा पाई बोल रहे हैं तो सिर्फ वैलेंस शेल के पार्ट को लेकर चलेंगे। वैलेंस शेल में इसमें लास्ट शेल कौन सा आया? 2p, हम इसको लेकर चलेंगे। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तक समझ में आ गया। अब मैं तुम्हारे से एक एक पेज का एक एक डाउट पूछूंगा, ठीक? मेरे को बताते रहना, एक एक डाउट का आंसर दूंगा। बस हाथ खड़ा करना, मैं खुद पूछ लूंगा, ऐसे हो अल्लाह नहीं मचाना। चलो जी, हम पेज नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं आपके साथ। पेज नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? रेज योर हैंड्स। हाँ जी बोलो। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन फेज में जाएंगे सर, तो या तो वो मतलब बॉन्डिंग वाला बनेगा या नॉन बॉन्डिंग वाला बनेगा सर। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? बैठ जा। देख बेटा, इसने मेरे से पूछा कि सर जब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1s 1s ही जा रहे हैं, तो आपने ये क्यों बनाया जब इलेक्ट्रॉन इसमें? बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन में पहले शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्या हम उसका दूसरा तीसरा चौथा शेल बताते कि नहीं बताते? क्या होता है वो? दैट इज मेयर पॉसिबिलिटीज। क्या होती हैं? पॉसिबिलिटीज। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ कि वो इन फेस पास आए तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेस पास आए तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये दो उनकी एनर्जीज हैं। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो लोअर एनर्जी में ना, पास जहां जैसे मर्जी आए, उससे ऑर्बिटल जो मर्जी तैयार हो, पर जाएंगे कहां पर? ये दो पॉसिबिलिटीज बना देंगे। जैसे हम हाइड्रोजन के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे इनगिनित शेल बना देते हैं, क्या सभी में इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या सभी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं? हम तो बोलते हैं हाइड्रोजन के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन, तो बाकी क्यों बनाए? बाकी उसकी क्या है? पॉसिबिलिटीज है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि सिग्मा 1s भी बन सकता है, सिग्मा 2s भी बन सकता है। वो दोनों कैसे पास आएंगे? सिर्फ दो चीजें बन सकती हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी लिखी है। आए कैसे हैं एक अलग इशू है, और इलेक्ट्रॉन भरे कैसे हैं एनर्जी के हिसाब से। हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी कम थी इसलिए उसको पहले लिखा है। बोलो क्लियर अभी? हाँ जी। जैसे आउट फेस वाले मिले और नॉन बॉन्डिंग वाला बना, आउट फेस वाले मिलेंगे नहीं, जब पहले आएंगे ना तो इन फेस ही आएगी वो वेव्स। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर वो आउट ऑफ फेस आती तो क्या बनता। दो पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, ठीक? दे आर रियली नॉट एग्जिस्टिंग, दे आर दो पॉसिबिलिटीज कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पर आएंगे कैसे? अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन फेस ही आएंगे, यही वाला बनेगा आपके पास। हाँ, ये पॉसिबिलिटी सारी, और सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही क्या है?
पॉसिबिलिटीज। तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है? पॉसिबिलिटीज। क्लियर? और कोई डाउट है इसको, इस पर्टिकुलर उसमें? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम कम है। क्लियर? आगे चलो, इसमें कोई डाउट? हाँ जी अरमान, फटाफट बोलो। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, उसका साइन लिया जाता है। जैसे अगर तुम px बनाते हो तो px ऐसे बनाते हो ना दोस्त, ठीक? और हमेशा पता दिस इज पॉजिटिव लोब एंड दिस इज नेगेटिव लोब, है ना? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लिया जाता है इसको। और s में कोई हम ऐसा लेते नहीं, s को पॉजिटिव लोब मान के चलते हैं। वो अलग अलग इशू है बेटा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ओवरलैप्स आगे बताऊंगा, ठीक? ओवरलैप का भी कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर, आपने बोला था कि प्रोबेबिलिटी कम टू लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन, तो वो समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी कम क्यों हुई? किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन लेना पसंद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कौन होगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी भाई, तब वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी को नहीं लिंक कर रहे, हम लिंक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को। इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां पॉसिबिलिटी से जाएगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और बेटे स्टेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? जहां एनर्जी कम होगी। बोलो क्लियर अभी? वो बॉन्ड वो बनेगा ही नहीं, वो आगे आएगा। अभी जीरो ओवरलैप बताऊंगा। एक होता है बेटा पॉजिटिव ओवरलैप, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो ओवरलैप। अगर एक्सिस सेम नहीं होगी तो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। प्लेन सेम नहीं होगा ना तो कभी ज्वाइन नहीं। ओवरलैप के अभी कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी अगला, क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत है क्या बेटा? एंटी बॉन्डिंग एक नाम है बच्चे, इट इज नथिंग डूइंग दैट ऑफ की एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग इज अ नेम। बॉन्डिंग के इनवर्स, जितनी बॉन्डिंग में इंटरेक्शन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, उतनी एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बढ़ी। तो उसको बॉन्डिंग का उल्टा मान के चले। अभी तो जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको बोलते नॉन बॉन्डिंग। क्लियर? और कोई डाउट है इसमें? हाँ जी बोलो बेटे। मतलब नहीं समझा बेटे? नहीं पुत्र, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग ही होंगे बच्चे। यहां सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ये बताया जा रहा है कि अगर ये स्पीशीज एग्जिस्ट करे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा। इनमें सारी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम यहाँ पे हर तरह की मॉलिक्यूल की स्पीशीज बना सकते हैं। अभी आप सिर्फ क्या बना रहे? होमोटॉमिक। ऐसा नहीं है कि होमोटॉमिक ही होती, हेट्रोटॉमिक नहीं होती बेटा। CO का भी बनेगा, H2SO4 का भी ऐसा मॉलिक्यूलर डायग्राम बनेगा। सभी के बनते हैं, लेकिन तुम्हारे क्लास तक सिर्फ कौन से है? होमोटॉमिक। तुम्हारी क्लास तक सिर्फ कौन से है? होमोटॉमिक, सेम एटम के, जैसे C2, B2, N2, O2, O2 1 पॉजिटिव। आपको CO का नहीं बनाना, आपको CO1 पॉजिटिव का नहीं बनाना, आपको NO का नहीं बनाना, आपको NO2 का नहीं बनाना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बनाना। आपको सिर्फ कौन से बनाने हैं? होमोटॉमिक। क्लियर? अरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है बेटा, कहीं पे भी अनपेड आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी मैग्नेट्स। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेड होते ना तो उसका नॉर्थ और साउथ इधर भी है इधर भी है, ये ऊपर नॉर्थ ये नीचे नॉर्थ, तो वो किसी भी तरफ से अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट से। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका नॉर्थ ये साउथ ये, तो नॉर्थ की साइड दूसरी चीज का क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? साउथ। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते थे कॉज मैग्नेटिज्म, पेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म नहीं होता। क्लियर? और भाई बस अगला ये समझ में आ गया हीलियम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी बेटा। हाँ बिल्कुल ज्यादा पैरामैग्नेटिक, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतने पैरामैग्नेटिक ज्यादा बेटा। हाँ जी ऑक्सीजन का क्लियर? हाँ जी बेटा। इसमें आपस में रिपल्शन थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो एनर्जी ज्यादा थी 2p की। उसमें रिपल्शन नहीं है, एनर्जी कम है भाई। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती ना, तो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो उसमें एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी ऊपर चला गया भाई। ठीक? और इस केस में देखते यहाँ पे आप क्या पेड़ है? ये नहीं है, सारे अनपेड है, तो इसमें कोई रिपल्शन नहीं थी, एनर्जी थोड़ी कम थी। कौन सा ऊपर शिफ्ट किया?
वो रिपल्शन की वजह से। ये नीचे आना चाहिए था पर ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा तो बहुत पास पास आएंगे, रिपेल करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। हाँ जी जनाब। जब वो ऊपर चले जाते हैं तभी सब कुछ तो सेम ही आ रहा है, मतलब वो भी अगर हम नीचे रखते तब भी डायमैग्नेटिक आता है। अरे नहीं पुत्र, ये तो नाइट्रोजन का है ना, तो C2 का बना, जरा फर्क नहीं पड़ा कि पाई बॉन्ड पहले आ गए, ऐसे कैसे सेम आ जाएगा यार। हाँ जी कार्बन के बाद नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन फैमिली में ये होना चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली थोड़ी बोला यार, नाइट्रोजन से नीचे वाले बोले मैंने, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली किसने कहा? हाँ जी बेटा, वो नीचे नहीं आया बेटा, वो अपनी जगह पे ही है। इसमें गैप इतना का है कि उसमें रिपल्शन नहीं है। ये नहीं हुआ कि ये नीचे और ये ऊपर, वो अपनी जगह ही है, सिर्फ सिग्मा ऊपर को टापता है। आगे बात समझ में? उस वो तो ऊपर है, उसको तो कोई रिपल्शन है ही नहीं। ऊपर से कोई आता तब तो रिपल्शन होती, यहाँ तो कोई रिपल्शन ही नहीं है। हाँ जी, रिपल्शन होगी यार। दो मैग्नेट ले, नॉर्थ और नॉर्थ को पास रख, भागेंगे दूर की नहीं? साइज थोड़ी बड़े हो गए यार, दो मैग्नेट जब तू पास रखेगा नॉर्थ नॉर्थ, क्या उनका साइज बढ़ेगा? अरे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपेल करेगी, ये मैग्नेट भी इधर जाएगी, ये मैग्नेट भी, उनमें एनर्जी आएगी नहीं। अगर तू मैग्नेट को ऐसे रखेगा अपने आप चलेगी क्या? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। पर जब तू उसको नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाएगा, भागेगी ना। क्यों? एनर्जी आई। तो रिपल्शन से हमेशा क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है। क्लियर? हाँ जी बेटा। एनर्जी कम होने से रिपल्शन, हाँ जी, एनर्जी कम होने से। अरे ये पास पास आ गए यार लड्डू, क्या बातें करी जा रहे हो यार, ये पास पास नहीं आ गए। जब ये बहुत पास आ जाएंगे, अगर ये नीचे बना देता है, इसके पास आ जाता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते इलेक्ट्रॉन, तब ये ऊपर चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, पास पास आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर पास आएंगे तो रिपल्शन नहीं होगी क्या? तो एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ जी बेटा। हाँ जी, ऑब्वियसली एनर्जी डिफरेंस कम तो इलेक्ट्रॉन पास ही है। अरे डिफरेंस किस में आता है? एनर्जी में ही आता है, इलेक्ट्रॉन में थोड़ी आता है यार। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास तब आते हैं जब उनमें एनर्जी का डिफरेंस कम है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में दूरी है आपस में। हाँ, अरे इसमें लास्ट शेल देख, सिर्फ पाई है ना, क्या सिग्मा है इसके अंदर? अरे ये नहीं है, 2p वाली बात कर, ये वाला सिर्फ ऊपर वाले शेल, सिर्फ फाइनल सब शेल। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से बोल रहे बेटा, अदरवाइज कैसे बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वैलेंस शेल हमारे पास ये बना, उसमें हम बोल रहे हैं कि सिर्फ क्या है? पाई बॉन्ड है, सिग्मा नहीं है। पहले सिग्मा बनना चाहिए था ना, पर यहां पहले कौन सा बन गया? पाई। सिग्मा तो बाद में बना, वो नहीं, वो है ही नहीं यहां पर। हाँ जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही बेटे, शेल नहीं बोल रहा मेरे भाई, मैं यहां बोल रहा हूं हमेशा पाई बनने के लिए पहले सिग्मा बनता है ना। यहां पहले सिग्मा नहीं बना, पहले क्या बन गया? पाई बन गया, जबकि पहले हमेशा क्या बनता है? सिग्मा। तो ये स्पीशीज में सिग्मा पहले नहीं बनता है, पाई बन जाता है, जबकि पाई हमेशा सिग्मा से ऊपर बनना चाहिए। गॉट इट और नॉट? समझ में आई? हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत। नेक्स्ट टाइम मिलते, इसको पढ़ करके आना और नोट करना, नोट कर